स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर में आज हमारा पहला टॉपिक है और अब मैं आपको आपके नए क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज हमारा चूँकि पहला चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और टॉपिक आज हम पढ़ेंगे टेक्निक इन सेल बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी एज अ मेजर सब्जेक्ट आप लोगों ने लिया है। तो बायोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बुनियादी एवरेज पर्सन हैविंग वेट नियरली 75 किलोग्राम हैव मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स। और लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी मीन ह्यूमन बॉडी के अंदर मोर देन 150 टाइप्स ऑफ डिफरेंट सेल होते हैं, जैसे निफरान है, न्यूरॉन है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, कंड्रोसाइट सेल, ल्यूकोसाइट सेल। तो ये मोर देन 150 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बन जाते हैं। तो ये सेल जो है, ये पहला चैप्टर जो है ये हमारा इसके मुतालिक है। सेल की मिसाल इस तरह है, जिस तरह कमरा है, क्लासरूम है, आप जिस कमरे में बैठे हैं, जिस तरह कमरे का फंक्शन है और एक कमरे का स्ट्रक्चर है। कमरे का स्ट्रक्चर है रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर या स्क्वायर शेप का होता है, और एक है कमरे का फंक्शन। अगर हम कमरे का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप है और कमरे का फंक्शन जो है वो ये है कि आपको धूप, सर्दी, गर्मी इससे बचाती है, तो इस तरह सेल जो है भी हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन, यानी मैं जैसा नज़र आता हूँ, मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे पाँव, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर का सारा क्रेडिट जो है वो उस सेल को जाता है। जिस तरह कमरे का स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से क्रेडिट इसकी बुनियादी यूनिट सेल को जाता है, यानी ईंटों को जाता है। ठीक है, जिस तरह कमरे में बुनियादी यूनिट ईंटें हैं, इस तरह हमारे बॉडी में बुनियादी यूनिट जो हैं वो सेल हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी वजह से ये कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा भी है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने ये सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। तो सेल के बारे में, सेल हैं कैसा, तो सेल के बारे में डिफरेंट इन्वेंशन डिस्कवरीज होती गई। तो श्लाइडन एंड श्वान दो साइंटिस्ट थे, एक ज़ूलॉजिस्ट था, एक बोटनिस्ट था। श्लाइडन एंड श्वान पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी अबाउट अ सेल विच इज नोन एज सेल थ्योरी। तो श्लाइडन एंड श्वान ने ये थ्योरी पेश की थी विच इज नोन एज सेल थ्योरी अबाउट द सेल, कि सेल है कैसा। तो सबसे पहली बात यह है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मोर देन 30 लाख स्पीशीज आर देयर इन अर्थ सरफेस। सो all are made up of cells. They may be unicellular or they may be multicellular. दूसरा पॉइंट यह है कि न्यू सेल arise from the pre-existing cell. जितनी भी सेल है, ये पुराना सेल जो है नया सेल जो है ये पुराने सेल से निकलता है by the process of mitosis. थर्ड नंबर पॉइंट है contain genetic material that passed from parent to the offspring. सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, तो क्रोमोसोम इज नोन एज द जेनेटिक मटेरियल। सो यही क्रोमोसोम जो है स्पर्म और ओवा में जमा हो जाते हैं, 23 आगे जाकर जाइगोट बनकर आगे बच्चे में ट्रांसफर हो जाते हैं। सो द जेनेटिक मटेरियल दैट पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो सेल के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो स्पर्म भी एक सेल है, ओवा भी एक सेल है, तो ये सेल से आगे जेनेटिक मटेरियल ये ट्रांसफर कर देते हैं। चौथा नंबर जो पॉइंट है सेल थ्योरी का वो ये है कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ये सारी की सारी जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इनसाइड द सेल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। इट मे बी कैटाबॉलिक, इट मे बी एनाबॉलिक, इट मे बी कंस्ट्रक्टिव एंड इट मे बी डिस्ट्रक्टिव। तो मेटाबॉलिज्म जितनी भी हो रही है ये इसी सेल के साइटोप्लाज्म में अंदर हो रही है। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो है ये सेल है। तो सेल के बारे में साइंटिस्ट कहते हैं मोर देन 100 ट्रिलियन सेल हैं, बुनियादी यूनिट हैं। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ब्रूस अल्बर्ट। ब्रूस अल्बर्ट कहता है कि अ सिंगल सेल इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। कराची शहर से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ एक सेल है। टोक्यो, वाशिंगटन, इससे भी एक कॉम्प्लिकेटेड सेल जो है वो बुनियादी यूनिट जो है हमारा सेल, वो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है,
इसी सेल के बारे में हम पढ़ेंगे कि इस सेल का स्ट्रक्चर और इस सेल का फंक्शन जो है हम ये पढ़ेंगे। अब ये सेल जो है, इसी सेल को पढ़ना है, लेकिन इस सेल को हम देख नहीं सकते। स्टूडेंट, हम सेल को देख नहीं सकते। तो प्लांट के अंदर भी सेल है, एनिमल के अंदर भी सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल से मिलकर बनी हुई हैं। तो सेल को देखने के लिए हम सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। तो सेल को पढ़ने के लिए हम सेल बायोलॉजी ब्रांच इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम कुछ टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टेक्निक यूज्ड इन द सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो इसमें हम माइक्रोस्कोपी करते हैं। द यूजिंग ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करना ताकि हम सेल को देख सकें, बैक्टीरिया को देख सके, वायरस को देख, सेल को देख सके, वायरस को देख सके, जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनको देख सके, माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी कर सके। तो इनमें कुछ टेक्निक इस्तेमाल होती हैं, वो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प करते हैं, से हम हेल्प लेते हैं। तो माइक्रोस्कोप ज़रूरी है। तो माइक्रोस्कोप का लफ्ज़ जो है ये ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक लफ्ज़ है। माइक्रो का मतलब है स्मॉल एंड स्कोप मीन टू लुक एट। ठीक है, जिसके जरिए हम आम नॉर्मल आंखों से एक चीज़ नहीं देख सकते, जिसके लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना ज़रूरी है, जिसको हम आंखों के जरिए उसकी मदद से हम वो स्मॉल चीज़ जो है वो देख सके। सच इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट, आपको बताता चलूँ कि हमारे आई जो है ना, ह्यूमन आई, हमारे आई जो है ये 574 मेगापिक्सल हैं। तो 574 मेगापिक्सल आंखों से हम एक चीज़ नहीं देख सकते। अब आगे मजीद हमने हेल्प लेनी है माइक्रोस्कोप से। तो ये माइक्रोस्कोप जो है इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, माइक्रोस्कोप की डिस्कशन है, ये सीखना भी ज़रूरी है, इसके चंद टर्म्स हैं ये सीखने ज़रूरी हैं। तो आपकी बुक में कुछ चीज़ें हैं जो वो सीखने हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप जो है, दो किस्म के माइक्रोस्कोप का तस्करा हुआ है। एक को कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पहले भी एक माइक्रोस्कोप था जिसको कहा जाता था सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप इन तीनों में फ़र्क क्या था? सिंपल माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप था जिससे माइक्रोस्कोपी की स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप जो था ये एक लेंस पर मुश्तमिल था, और आमतौर पर जो लेंस इस्तेमाल होता है माइक्रोस्कोपी में, स्टूडेंट्स वो याद रखो, वो कन्वेक्स लेंस होता है। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होता है। इसकी जो मैग्नीफिकेशन है, कितना गुना ये बड़ा कर सकते हैं, वो 6x से लेकर 10x तक, यानी मेरे आंखों के मुकाबले में 6 गुना ये बड़ा कर सकता था, अप टू 10 गुना तक बड़ा कर सकता था। ये सिंपल माइक्रोस्कोप जो था ये जस्ट लाइक अ मैग्नीफाइंग लेंस होता था। मैग्नीफाइंग लेंस, जिस तरह आमतौर पर छोटे बच्चे जो हैं उसके ज़रिए और रोशनी को, वो सनराइज को पकड़ लेते हैं और किसी कागज़ को जला देते हैं, तो वो शीशा आप लोगों ने, वो ग्लास आप लोगों ने देखा होगा, दिस ग्लास इज नोन एज मैग्नीफाइंग ग्लास। चूँकि उस ज़माने में उस पर 6x से लेकर 10x तक इसकी मैग्नीफिकेशन थी। उस ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फ्ली, मॉस्किटोज, छोटे छोटे इंसेक्ट्स ये वगैरह देखे जाते थे। दैट्स वाई दिस माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप इज आल्सो नोन एज फ्ली ग्लासेस। फ्ली एक एनिमल, छोटा इंसेक्ट है, वो सिर्फ इसके ज़रिए देखते थे। तो ये इब्तिदा हुई है माइक्रोस्कोप की। ये सबसे पहले जिस बंदे ने ईजाद किया था उसका नाम था जैनसन। ठीक है, 16वीं सेंचुरी में इसकी इब्तिदा हुई थी। नेक्स्ट जो हमारे पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके कोर्स में शामिल है, ये 2 लेंस पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो वो आपको बताया कि कन्वेक्स लेंस इसमें इस्तेमाल होता है। ये क्या, ये एज अ सोर्स ऑफ लाइट क्या इस्तेमाल करता है? एज अ सोर्स ऑफ लाइट जो है इट यूज बीम ऑफ लाइट। आमतौर पर जो लाइट सन रे से आता है या जो आर्टिफिशियल लाइट है, इसकी भी फिर आगे किस्में हैं, लेकिन हम कलेक्टिवली कहते हैं कि इट यूज बीम ऑफ लाइट। इनमें चूंकि 2 लेंसेज होते हैं, लिहाजा एक का नाम है आई पीस लेंस विच इज आल्सो नोन एज ऑक्यूलर लेंस, और दूसरा है ऑब्जेक्टिव लेंस। आई पीस लेंस वो होता है जहां पर हम आंख रखते हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस वो होता है कि जिसके करीब हम स्लाइड रखते हैं, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी होती है और ये किस तरह मालूम किया जाता है?
तो इसकी भी मैग्निफिकेशन है, ऑब्जेक्टिव लेंस की भी मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन क्या है, कितना गुना एक चीज ये बड़ा दिखा सकता है, दिस इज नोन एज मैग्निफिकेशन। तो आई पीस लेंस जो है मैग्निफिकेशन का जब भी हम हैंसा इस्तेमाल करेंगे तो इसके पीछे हम लिखेंगे एक्स। तो एक्स का मतलब यह होगा कि इतने टाइम। तो आई पीस लेंस जो है ये ज्यादा से ज्यादा 20x ज्यादा से ज्यादा ये आ सकता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ज्यादा से ज्यादा 100x मौजूद है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 मल्टीप्लाई बाई 20 तो 2000x यानी 2000 गुना जो है ये इसकी मैग्निफिकेशन किसी भी चीज को बड़ा दिखा सकते हैं। तो ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तीसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसके देखिए इधर 2 लेंस हैं, इधर ये इस्तेमाल करता है 3 लेंस। इसके अंदर 3 लेंसेज होते हैं, ठीक है। और ये इज अ सोर्स ऑफ लाइट जो है ये क्या इस्तेमाल करता है? इलेक्ट्रॉन। इट यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डिफरेंस है। इसके आगे 2 किस्में हैं। इसके आगे दिस इज द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इसकी 2 किस्में हैं। एक को कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपकी बुक में मौजूद है, वहां पर इसकी एब्रीविएशन आप पढ़ सकते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन सा है? ये वो माइक्रोस्कोप है कि जिसको हम टू स्टडी इनसाइड ऑफ सेल स्ट्रक्चर। अगर आपने सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ऑर्गेनीलीज हैं, अगर आपने उसको पढ़ना है तो आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करेंगे। जब आप अंदर जाएंगे जाहिर बात है तो सेल को आप चीरेंगे, ठीक है। तो चीर कर आप वहां पर वैक्यूम ही इस्तेमाल करेंगे। वैक्यूम कौन सी जगह? जहां पर एयर अवेलेबल ना हो। तो एयर के नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से सेल जो है वो डेड सेल कंसिडर होगा, वो डेड सेल होना चाहिए। तो TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन के माइक्रोस्कोप के जरिए हम डेड सेल एग्जामिन करते हैं और इसमें वैक्यूम क्रिएट होता है। दैट्स व्हाई डेड सेल यूजुअली एग्जामिन। दूसरा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल। सेल को अगर आप बाहर से इसके स्ट्रक्चर को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें हम वैक्यूम इस्तेमाल नहीं करते, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसके जरिए हम लिविंग सेल को पढ़ते हैं, बाहर से पढ़ते हैं। तो बाहर से पढ़ने की वजह से फिर इसका जो पिक्चर आता है वो 3D व्यू होता है, 3D XYZ के एक्सेस में आ जाता है। ये था ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दरमियान फर्क। दोनों के जरिए अगर आप पिक्चर लेते हैं, जिस तरह आपके कोर्स में मौजूद हैं जो पिक्चर ड्रा किए गए हैं, ये पिक्चर निकालना, this phenomena या this term, the term used for this phenomena is known as electron micrograph. The picture taken by the electron microscope is known as electron micrograph. स्टूडेंट, अब आपकी बुक में 2 टर्म इस्तेमाल हुए हैं। एक का नाम है माइक्रोस्कोप के हवाले से, एक को कहते हैं मैग्निफिकेशन, दूसरे को कहते हैं रिजोल्यूशन। तो मैग्निफिकेशन जिस तरह आपको स्टार्ट में बताया, मैग्निफिकेशन इट इज द इंक्रीज ऑफ द अपीयरेंट साइज ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। जिस चीज को आप देखना चाहते हैं वो आपका डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है, आप इसकी कितना गुना साइज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आपके साइज के आपके आंखों के जरिए आप देख सके, ये है मैग्निफिकेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या मैग्निफिकेशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट विच इज माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चूंकि हमने आखिर में पढ़ा, इसकी मैग्निफिकेशन कितना है जो सबसे टॉप पे है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है वो 1 मिलियन है। 1 मिलियन मीन 10 लाख। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो मुझे मालूम है 2000 मैग्निफिकेशन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये कितना गुना बड़ा है? सो विद रिस्पेक्ट टू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट इज 500 टाइम, ठीक है। अब मेरे आंखों के मुकाबले में जो 574 मेगापिक्सल मेरी आंखें हैं, इसके मुकाबले में ये कितना गुना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मुझे एक चीज़ जो है वो मैग्नीफाई कर रहा है, वो है 2,50,000 टाइम ये मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट बढ़ाता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है रिजोल्यूशन। स्टूडेंट, रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन की डिफिनेशन समझ ले, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश द क्लोजर ऑब्जेक्ट सो दैट इट लुक्स सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये 2 पेन नजर आ रहे हैं तो ये 2 पेन जो हैं आपको बिल्कुल अटैच नजर आएंगे, हालांकि ये अटैच नहीं है। क्यों? हमारी आंख की रिजोल्यूशन पावर इतनी नहीं है कि इन मार्कर के दरमियान जो है इनमें स्पेस का फर्क कर सके। सो
ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे माइक्रोस्कोप है या हमारी आंखें हैं, उनकी ये एबिलिटी कि दो क्लोज ऑब्जेक्ट के दरमियान इनको सेपरेट दिखा सके ताकि हमारी आंखों को नजर आ सके, दिस इज नोन एज द रिजोल्यूशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या है, तो रिजोल्यूशन पावर ऑफ ह्यूमन आई, पहले आंखों को समझिए कि हमारी आई रिजोल्यूशन पावर कितनी है, वो है 1 mm, ठीक है, 1 मिलीमीटर, 1 mm इसकी साइज है, इसका साइज है। अब रिजोल्यूशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो सेकंड स्टेज पर है माइक्रोस्कोप में, तो वो 0 हमारे आंखों के मुकाबले में देख ले 0.0002 mm, ठीक है। अब ये कितना बनता है नैनोमीटर में, 200 नैनोमीटर में, और माइक्रोमीटर में कितना बनता है 0.2 माइक्रोमीटर। और स्टूडेंट आपको मालूम है कि माइक्रो किसके बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻⁶ के। इसी तरह रिजोल्यूशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कितना होता है 50 पिकोमीटर। तो पिको कितने के बराबर होता है 10⁻⁻12। तो ये स्टूडेंट है टेक्निक माइक्रोस्कोपी का, ठीक है।